नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, एनजीटी। क्या होता है एनजीटी? मैम आप बहुत दिन बाद आ रहे हो, एग्जाम थे कि फेस्टिवल थे कॉलेज? शिफ्ट ही हो गए थे तो खत्म कर, आप तो क्लास जब स्टार्ट हुई थी करंट की तब आए थे आप, है ना? तो 1 महीना इंटर्नशिप करके फिर आ गए, तो जल्दी आ गए। अच्छा, ओके, काफी डिटेल में हमने पूछ लिया। हाँ, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एंड इको सेंसिटिव जोन्स, ये एनवायरमेंट से जुड़ा मामला है, बट हम इसको पॉलिटिकल हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है? क्या है पहले एनजीटी, आप जानते हो क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है सर एक, ठीक है? 2010 में ये बनी है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। क्या हुआ है, इसने क्या डायरेक्शन दिया है? डायरेक्शन टू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट टू रिव्यू द एफिडेविट from Himachal Pradesh and Uttarakhand regarding the proposal to declare the higher Himalaya as an eco-sensitive zone exemplifies the tribunal's crucial role in balancing the environment protection and developing needs in ecologically fragile regions. समझ में आया? समझने वाले कोई बात ही नहीं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जो है वहां पे उन्होंने एक एफिडेविट दिया है। एफिडेविट मतलब एक अपने तरीके से घोषणा पत्र होता है कि भैया हम जो है, जो हायर हिमालयन रीजन है उसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करना चाहते हैं। उसी को वो क्या कहा है सर, एनजीटी ने कहा है कि आप उसको रिव्यू करें एज सुन एज पॉसिबल। हायर हिमालय चैलेंज जो है ये थोड़ा इन्वायरमेंट वाला पार्ट है, आप टेक्निकल पार्ट हम नहीं डील करेंगे बहुत ज्यादा। हायर हिमालय जो चैलेंज, इको सेंसिटिव जोन को समझो पहले क्या होता है। एनजीटी आप जानते हो, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 में बना है सर। ये स्पेशलाइज इन्वायरमेंट कोर्ट है सर। हाँ, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू होता है एनजीटी उसको देखता है, ठीक है? ट्राइब्यूनल है, इसका मतलब ये जुडिशियल फंक्शन रखता है सर। डिजाइन टू प्रोवाइड स्पीडी एक्सपर्ट डिस्पोजल ऑफ द इन्वायरमेंटल केसेस, जो भी इन्वायरमेंट एसोसिएटेड केस होते हैं एनजीटी में जाते हैं सर। दैट प्रीवियसली लैंग्वेज्ड इन द रेगुलर कोर्ट लैकिंग द इन्वायरमेंटल एक्सपर्टीज। अगर इन्वायरमेंट से जुड़ा केस जनरल कोर्ट में जाता है, उनके पास एक्सपर्टीज नहीं होता है सर इन्वायरमेंट का, तो वो लंबे समय तक केस चलता रहता है। एक्सक्लूसिवली इन्वायरमेंट के केसेस के लिए एनजीटी बना हुआ है। वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी लेता है, केस भी वहां पे जा सकते हैं सर, ठीक है? इंस्टीट्यूशनल डिजाइन क्या है? स्टेटरी बॉडी है सर, 2010 का एक्ट है सर, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट। ये क्लासरूम में पढ़ते हैं एक्चुअली हम लोग एनजीटी के बारे में। क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन रादर देन कॉन्स्टिट्यूशनल, तो संवैधानिक नहीं है सर, ये स्टैट्यूटरी है। जुडिशियल मेंबर्स होते हैं इसके अंदर नो डाउट, क्योंकि ट्राइब्यूनल है। ट्राइब्यूनल मतलब कोर्ट ही होता है एक तरीके का, प्राधिकरण, ठीक है? जुरिसडिक्शन एंड मैंडेट क्या है? एनजीटी डील्स विद द सिविल केसेस अराइजिंग अंडर द मेजर एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन। तो जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का सबसे मेजर एक्ट है, इससे एसोसिएटेड कोई केस होगा तो एनजीटी उससे डील करेगा। उसके अलावा जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर एक्ट और एयर एक्ट, ये सारे मेजर लेजिस्लेशन है इंडिया के। एयर के लिए अलग एक्ट है, वाटर के लिए अलग एक्ट है सर, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए अलग है, वाइल्ड लाइफ के लिए अलग है, एक ओवरऑल एनवायरमेंट के लिए अलग है सर। 5 बड़े एक्ट एनवायरमेंट में आप पढ़ते ही हैं, आपको पता भी होने चाहिए सर, ठीक है? इनसे एसोसिएटेड उसका जुरिसडिक्शन जाता है। पावर एंड रेमेडीज क्या है सर? इट कैन ऑर्डर कंपनसेशन फॉर एनवायरमेंटल डैमेज, मतलब इसके पास सिविल कोर्ट की पावर है सर। क्लासरूम में पढ़ते हैं इसको। गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जानते हैं सर, ठीक है? विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर, जो ब्रेंटलैंड रिपोर्ट ने डेफिनेशन दी थी 1987 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ठीक है? प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है सर। आप पहले ही ध्यान रखेंगे साइंटिफिक सर्टेनिटी के साथ ही प्रोजेक्ट स्टार्ट हो। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल मतलब जो पॉल्यूट कर रहा है वही उसकी कॉस्ट को क्या करेगा? पे करेगा सर। तो पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, ये इन्वायरमेंट आ गई पूरी। इको सेंसिटिव जोन्स क्या होते हैं सर? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो होता है 1986 का, उसमें जो संवेदनशील क्षेत्र होता है, सेंसिटिव क्षेत्र होता है, जहाँ की बायोडाइवर्सिटी जो है वो पूरे के पूरे इकोसिस्टम के लिए बहुत क्रूशियल है, उस एरिया को, और वहां पे हो सकता है टेरेन डिफिकल्ट हो, और वहां पे अगर आप स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं रखेंगे तो संभवतः उस एरिया का जो नीश है
जो कि वहाँ की इकोसिस्टम के मेंटेनेंस के लिए कंपलसरी है, उस नीश के साथ जनरल पॉपुलेशन छेड़छाड़ कर सकती है सर। नीश क्या होता है कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है या जो इकोसिस्टम होता है, उस इकोसिस्टम की एक परफेक्ट कंडीशन होती है जिसमें उसकी बायोडाइवर्सिटी थ्राइव करती है। ठीक है, जैसे एक टेम्परेचर हो गया, एक उसका वाटर लेवल हो गया, प्रेसिपिटेशन का लेवल हो गया, तो इसके फिजिकल इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं, इसके अलावा आसपास की सराउंडिंग भी होती है, जो परफेक्ट नीश होता है किसी भी स्पीशीज के थ्राइव करने के लिए। अगर वो नीश मेंटेन नहीं रहेगा तो पॉसिबली उस पर्टिकुलर एरिया की बायोडाइवर्सिटी में हो सकता है कि कोई स्पीशीज जो है वो कहीं ना कहीं इंडेंजर्ड चला जाए, या उसकी स्पीशीज के अंदर जो बेस्ट उसका ब्रीडिंग एटमॉस्फेयर है वो उसको नहीं मिल पाए, तो उसकी पॉपुलेशन, उसकी ग्रोथ पे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ऐसे जो जोन्स होते हैं जो कि हाईली बायोडाइवर्स जोन है, ठीक है, और जो थोड़े सेंसिटिव भी हैं, मतलब सेंसिटिव समझ गए ना, कि भाई थोड़ा सा भी अगर उनके अंदर बदलाव करेंगे या वहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज होगी तो सीधा उसका एडवर्स इम्पैक्ट उसकी पॉपुलेशन पे मिल जाएगा सर। ठीक है, उसकी बायोडाइवर्सिटी पे एडवर्स इम्पैक्ट मिलेगा। तो ऐसे जोन्स को आप इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर सकते हैं अंडर द एक्ट, दैट इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये यूजुअली स्टेट्स करते हैं सर। कौन करते हैं? स्टेट्स उसको भेजते हैं। किसको भेजते हैं सर? यूजुअली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को सेंटर में भेजते हैं, फिर उस पर्टिकुलर रीजन को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बायोडाइवर्सिटी के लिए और भी कुछ एनिमल प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है सर। जैसे आपके पास प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है सर, है ना। दो तरीके का कंजर्वेशन होता है, एक इन सीटू कंजर्वेशन होता है और एक एक्स सीटू होता है। इन सीटू में क्या होता है कि जो जहां पर है उसको वहीं पे कंजर्व किया जाता है। एक्स सीटू का मतलब है जो जहां पर है उसकी लोकेशन को चेंज करके उसको किसी सुरक्षित जगह ले जाया जाता है। तो इन सीटू कंजर्वेशन मतलब जो जहां है उसको वहीं प्रोटेक्ट रखो। वहां प्रोटेक्ट कैसे करोगे कि आप एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज को वहां क्या करोगे सर? लिमिट करोगे। जैसे आपकी जो सेंक्चुरीज होती है सेंक्चुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरीज जो अभ्यारण्य होते हैं, नेशनल पार्क जो होते हैं, कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, ये इन सीटू क्या है? कंजर्वेशन है। एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है सर आपका? सफारीज तो यूजुअली इन सीटू होती है, जू जैसे हो गया, जू आपका एक्स सीटू है। जू में क्या करते हो आप? कैप्टिव ब्रीडिंग करते हो। जैसे किसी स्पीशीज को आप क्या करते हो, जो जहां पर है फॉरेस्ट एरिया से वहां से कैप्चर करके आप ले आते हैं और उसको जू में रख रहे हैं, और जू में उसको एक एटमॉस्फेयर देके वहां उसको प्रोटेक्टेड फील करवाते हैं, और उनकी ब्रीडिंग के लिए वहां पे आप कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर पैदा करते हैं और उनकी ब्रीडिंग होती है और वो उनकी पॉपुलेशन राइज करती है। ठीक है, बट ये एक्स सीटू रिजर्व जो कंजर्वेशन है ना, दैट्स नॉट एक्चुअली वेरी इफिशिएंट, क्योंकि एक्स सीटू में क्या करना पड़ेगा कि आपको आर्टिफिशियली क्या क्रिएट करना पड़ेगा? वो एटमॉस्फेयर और वो नीश क्रिएट करना पड़ेगा। दैट इज डिफिकल्ट टू डू। ठीक है, और ऐसे केस में ये होता है कि जब एक्स सीटू कंजर्वेशन करते हैं तो अगर आप टेक्निकली बहुत साउंड नहीं है या आप बहुत इफिशिएंटली वो क्रिएट नहीं करते तो उसका एडवर्स इम्पैक्ट भी दिख जाता है। ठीक है, क्योंकि उनका अगर नेचुरल नीश उनको नहीं मिलता है तो उनकी पॉपुलेशन आगे बढ़ नहीं पाती है, इवन वो खुद भी अच्छे से थ्राइव नहीं कर पाते। आपने सुना होगा कि अफ्रीका से बहुत सारे जो चीताज हैं उनको इंडिया लाया गया था 2-3 साल पहले, लाए थे। अब ये हुआ कि वो चीताज को इंडिया में जो सेंचुरीज हैं उनके अंदर क्या किया सर? छोड़ा, एमपी में भी छोड़ा, पर उसमें से कई सारे चीताज जो हैं वो थोड़े समय बाद ही क्या हो गए सर? डेथ हो गई उनकी। उसका रीजन क्या था? वही है कि अफ्रीका का एटमॉस्फेयर अलग है, यहाँ अलग है सर, है ना। तो उस वजह से वो कंड्यूसिव उनके लिए नहीं हो पाता। ये तो एनवायरमेंट में पढ़ते हैं आप, इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन पढ़ते हैं ना। तो जू एक्स सीटू है सर, और ये कंजर्वेशन रिजर्व या फिर ये नेशनल पार्क और ये सब क्या है? इन सीटू है। ठीक है, पर इसमें अलग अलग लेवल का क्या रहता है सर? प्रोटेक्शन रहता है। आपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो अलग अलग शेड्यूल्स होते हैं आपने देखा होगा, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, 6 शेड्यूल्स है ना, और 6 शेड्यूल में अलग अलग लेवल का क्या है? प्रोटेक्शन है। और वो रेड डेटा बुक पे भी डिपेंड करता है कि आप देखते हो कि जो उसमें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में कौन किस कैटेगरी में आ रहा है सर, है ना। कोई एंडेंजर्ड में आ रहा है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आ रहा है ना, या फिर कोई बिल्कुल सिंपली उसमें आ रहा है। तो जो ज्यादा क्रिटिकली एंडेंजर्ड है उनको ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो विद इन कंजर्वेशन रिजर्व या विद इन जो आपका नेशनल पार्क है या फिर जो भी आपने इन सीटू कंजर्वेशन का प्रोजेक्ट बना रखा है, उसके अंदर भी अलग अलग स्पीशीज को अलग अलग लेवल का क्या मिलता है? प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, तो एक तो वो वाला प्रोटेक्शन हो गया कि नेशनल पार्क है या फिर सेंक्चुरी है तो इसके अंदर आपको हंटिंग नहीं करनी है, या इसके अंदर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी नहीं होगी, माइनिंग नहीं होगी, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, है ना। जो कोर एरिया होगा, कोर जोन के अंदर तो आप जा ही नहीं सकते। जो पेरिफेरल एरिया है उसके अंदर थोड़े माइल्ड रहते हैं रूल्स, कि वहाँ जो है लोकल ट्राइब्स वगैरह मूवमेंट कर सकते हैं,
जो उसके और बाहर का एरिया है बिल्कुल सैटेलाइट एरिया, उस सैटेलाइट एरिया में ये हो जाएगा कि भैया आप मूवमेंट कर सकते हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन और ये एक्टिविटी भी हो जाती है। तो विद इन नेशनल पार्क के अंदर भी फिर कैटेगरी होती है, कोर जोन अलग होता है, पेरिफेरल अलग होता है, सैटेलाइट जोन अलग होता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ थिंग्स आर, मतलब वाइल्ड लाइफ और इकोसिस्टम को आप कंजर्व करते हैं। तो ये जो इको सेंसिटिव जोन है वो भी इसी तरीके से होता है। जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, देखिए ईपीए एक्ट क्यों आया था पता है 1986 में? देखो पूरे वर्ल्ड में जो एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन की अवेयरनेस है ना सर, वो काफी लेट आई। 19 आप देखेंगे कि 1750 में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ ब्रिटेन में, यूरोप में, और वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ग्रेजुअली जो है वर्ल्ड की अदर कंट्रीज में आया, बट क्वाइट लेट आया, ठीक है। पहले यूरोप इंडस्ट्रियलाइज हो गया, यूएसए यूरोप के करीब 100 साल, 125 साल बाद इंडस्ट्रियलाइज हुआ यूएसए, ठीक है। जबकि यूएसए के अंदर काफी इंडिपेंडेंस बहुत पहले आ गई थी, 1789 से करीब उसको 100 साल लगे इंडस्ट्रियलाइज होने में। उसका कारण था कि वहाँ पे सिविल वॉर और कम्युनिटी के इश्यूज थे सर, हमने पढ़ा है इसको वर्ल्ड हिस्ट्री में, क्लासरूम कोर्स में पढ़ते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में कि क्यों यूएसए लेट इंडस्ट्रियलाइज हुआ, यूरोप की अदर कंट्रीज भी रिलेटिवली लेट इंडस्ट्रियलाइज हुई एज कम्पेयर टू ब्रिटेन, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्या था ना कि आपने ना मशीनरीज इन्वेंट नहीं करी थी। मशीनरीज जब इन्वेंट नहीं करी थी तो आप मास प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे। मास प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे तो मशीनरीज से जो इमिशन हो रहा था वो इमिशन, मशीनरीज थी नहीं तो आप इमिशन कर नहीं रहे थे बहुत ज्यादा, मतलब ठीक है, आप सब ये जो क्रूड यूज कम कर रहे थे। मशीनरीज आने के बाद क्या हो गया कि उससे इमिशन लेवल आपका बहुत ज्यादा बढ़ गया। आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं कोल के थ्रू तो भी इमिशन कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल आ गया तो उससे भी इमिशन हो रहा है, और इसी इमिशन की वजह से आपकी ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो क्या हो गई सर, बहुत ज्यादा बढ़ी। 20th सेंचुरी जब स्टार्ट हुई तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत आर्टिलरी वगैरह यूज हुई सर, उसमें बहुत पॉल्यूशन हुआ। उसके बाद फिर मशीनरी बनी रही है कंटिन्यू, पॉल्यूशन बढ़ रहा है सर, मास प्रोडक्शन हो रहा है, बढ़ रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो बहुत ज्यादा क्या हो गया सर, पॉल्यूशन अथाह हो गया। जब 1950 के बाद थोड़ी रिलेटिव स्टेबिलिटी आई तो वर्ल्ड को थोड़ा होश आया कि भैया हम जो है पिछले 1750 से लेके इन 150 सालों के अंदर, ठीक है, बहुत ज्यादा विनाश कर चुके हैं। मतलब हमें कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि टेम्परेचर बढ़ रहा है सर। तो क्लाइमेट चेंज का कंसेप्ट ना बहुत लेट आया दिमाग में, बहुत जल्दी आया नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक तो सोचा नहीं किसी ने, उसके बाद भी 50-60s के टाइम पे पहली बार सोचना है कि एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो 1972 में ना फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड एनवायरमेंट कॉन्फ्रेंस। पहली बार एनवायरमेंट पे वर्ल्ड लेवल के लीडर्स मिले थे सर। उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि वी नीड टू डू समथिंग, हमको एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। फाइनली ये हुआ कि क्लाइमेट चेंज पे धीरे धीरे बात हुई। 1988 में आईपीसीसी बना सर, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज, 1988 में। और 1992 में एक हिस्टोरिक समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में, दैट इज रियो अर्थ समिट। और उसी में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था UNFCCC का, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। और उसके साथ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का भी एक कन्वेंशन आया, एक डेजर्टिफिकेशन का भी कन्वेंशन आया सर, है। ये कन्वेंशन आने के बाद ये UNFCCC जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इसके कंटिन्यूसली समिट होते रहते हैं, COP होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में अलग अलग लीडर्स जो हैं एनुअली मिलते हैं और कुछ ना कुछ क्लाइमेट चेंज पे क्या करते हैं, बात करते हैं सर। जैसे क्योतो प्रोटोकॉल के बारे में आपको पता होगा सर, है ना, क्योतो प्रोटोकॉल पता होगा। क्योतो प्रोटोकॉल पता है, UNFCCC, है ना, ये 1992 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसकी COP होती है सर, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये हाईएस्ट लेवल समिट होता है, हर साल होता है ना। 1997 में एक समिट हुआ था क्योतो में, क्योतो इज इन जापान। तो क्योतो प्रोटोकॉल आया था, उसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उन कंट्रीज पे उनके इमिशन को रिड्यूस करने का एक टारगेट दिया था। इवन डेवलपिंग को भी दिया था, बट डेवलपिंग पे बाइंडिंग नहीं था, डेवलप्ड पे क्या था सर, बाइंडिंग टारगेट था क्योतो प्रोटोकॉल। ये बहुत लेट फोर्स में आया, क्योतो प्रोटोकॉल 2005 में फोर्स में आया, ठीक है। एक्चुअली इसमें डिसीजन ये लिया गया कि मतलब UNFCCC के अंदर डिसीजन ये लिया गया कि जो प्री इंडस्ट्रियलाइज लेवल है सर, प्री इंडस्ट्रियल लेवल, प्री इंडस्ट्रियल लेवल का क्या मतलब है, 1750 के पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन 1750 में, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन में 1750 के पहले, उस समय जो अर्थ का मीन टेम्परेचर था सर, मान लो वो अर्थ का मीन टेम्परेचर x डिग्री है, कितना, x डिग्री। अब ये डिसीजन हुआ कि हमको ये कोशिश करनी है
कि अर्थ का मीन टेम्परेचर जो है वो प्री इंडस्ट्रियलाइज टेम्परेचर जितना था उससे आगे 2 डिग्री से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। इवन इसको कोशिश करनी है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रोकें सर। प्री इंडस्ट्रियलाइज जो टेम्परेचर था उससे 2 डिग्री ज्यादा नहीं जाना चाहिए सर। ये UNFCCC के अंदर कोशिश की जाती है ना। पेरिस जो डील हुई थी 2015 की, उसमें भी बात हुई इसके बारे में। पर ये जो 1.5 वाला है इसको तो हम ब्रीच कर चुके हैं सर, ये तो ब्रीच हो गया है। अब 2 डिग्री वाला है वो भी लग नहीं रहा है कि हम लोग अटेन कर पाएंगे, ये भी ब्रीच ही होने वाला है, मतलब 2 डिग्री भी क्रॉस कर जाएगा सर। तो ये UNFCCC के अंदर हम क्लाइमेट पे क्या करते हैं, बात करते हैं। एक IPCC भी बना हुआ है, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज सर, ठीक है। इंडिया में नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट जो बना हुआ है, नेशनल एक्शन प्लान ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ये 2008 में आया था सर, नेशनल एक्शन प्लान ऑन द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये भारत की अपना मिशन है सर क्लाइमेट चेंज के लिए। इसके अंदर वापस 8 अलग अलग मिशन है सर NAPCC में, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में अलग कितने, 8 अलग मिशन है। सोलर मिशन अलग है, फॉरेस्ट ग्रीन मिशन अलग है ना, 8 मिशन है अलग अलग, एनर्जी इफिशिएंसी का अलग है, हिमालयन इकोसिस्टम का अलग है, 8 अलग अलग मिशन है उसके अंदर, ठीक है। तो एनवायरमेंट कंजर्वेशन पे इन जनरल ही हम बात कर रहे हैं। भारत ने 1984 आपको पता है, 1984 भोपाल पता है, ठीक है। 1984 में यूनियन कार्बाइड एक कंपनी थी, ठीक है, भोपाल में, और उसमें से क्या हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये गैस जो है वो लीक हो गई थी वहां पे, ठीक है। फंक्शन और मैकेनिकल वहां पे चीजें एफिशिएंटली मैनेज नहीं हुई थी, और इस गैस के लीक होने के बाद वो जो इंडस्ट्री थी वो बहुत ज्यादा बाहर भी नहीं थी, वो इवन सिटी के बीच में ही थी, ठीक है। तो इस वजह से भोपाल गैस ट्रेजेडी में काफी लोगों की डेथ हो गई सर, है ना। और इसके इमीडिएट बाद इंडिया में इन्वायरमेंट और पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए एक कॉन्शियसनेस आई, सिविल सोसाइटी मूवमेंट भी हुआ सर, और उसके 2 साल बाद इंडिया में क्या आया सर, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। जबकि इसके पहले हम एक्ट पास कर चुके थे, जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो हम 1980 में पास कर चुके थे। हम एयर के लिए और वाटर के लिए अलग अलग दोनों के लिए 71 और 74 में एक्ट पास कर चुके थे, ठीक है। मतलब एयर पोल्यूशन के लिए एक्ट पास कर चुके थे, वाटर पोल्यूशन के लिए एक्ट पास कर चुके थे, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए भी कर चुके थे, इवन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी पास कर चुके थे 1972 में। बट एनवायरमेंट पर से के लिए डायरेक्टली कोई एक्ट नहीं था सर। तो वो हम आए, ये भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद एक एक्ट निकल के आया। तो ये बेटर क्या है सर, एक कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश करता है। चले, तो इको सेंसिटिव जोन्स आर एरिया डिक्लेयर्ड अंडर दिस एक्ट अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज, national parks and ecologically fragile regions. They serve as a shock absorber, buffer zones that transition between strictly protected area and unregulated landscapes, mitigating negative impact on sensitive ecosystem. So they act like a buffer zone. Act like a buffer zone, समझते हो? बफर जोन का मतलब है कि जो मेन कोर एरिया है उस कोर एरिया पे अटैक करने से पहले, अटैक इन द सेंस की IR में चला गया बफर जोन में, ठीक है, उस कोर एरिया के अंदर इंट्रूड करने से पहले भी कहीं ना कहीं एक अलग लेयर ऑफ प्रोटेक्शन मिल जाए। समझ रहा है? मतलब ये बफर जोन का मतलब होता है, जैसे इंडिया है, मैं आपको IR के सेंस में समझाता हूँ, जल्दी समझ में आएगा। जैसे ये चाइना है सर, और ये क्या है सर, इंडिया है। बीच में आपने देखा होगा नेपाल है सर, तो नेपाल इज कंसिडर्ड एज अ बफर स्टेट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। समझ है? हाँ, हिस्ट्री में भी समझते हैं, नेपाल को बफर स्टेट बोलते हैं। बफर स्टेट इज अ काइंड ऑफ शॉक एब्जॉर्बर बिटवीन द टू बिग पावर्स और काइंड ऑफ दैट। तो ये इस तरीके से होता है। तो बफर स्टेट वो है, बफर जोन वो है कि वो कहीं ना कहीं शॉक एब्जॉर्बर है सर, कि एक और लेयर ऑफ प्रोटेक्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है। मतलब अगर चाइना करेगा अटैक तो कहीं ना कहीं नेपाल है बीच में, मे बी नेपाल उसके साथ हो, मे बी नेपाल इंडिया के साथ हो, पर है तो बफर में, ठीक है। वो अगर वो उनके साथ भी रहेगा तो भी बफर है, हमारे साथ रहेगा तो भी बफर है तो बफर सर, ठीक है। दे सर्व एज अ शॉक एब्जॉर्बर। तो उसको बफर जोन बनाने के लिए बात हो रही है कि जो मेन
आपका रीजन है, उस रीजन से वो थोड़ा सा क्या करेगा सर, रिलेटिवली उसकी जो ऑलरेडी फ्रेजाइल रीजन है उसको और थोड़ा प्रोटेक्ट करेगा। पर्पस एंड रैशनल क्या है, रिकॉग्नाइज दैट प्रोटेक्टिंग आइसोलेटेड पॉकेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ फ्रेजाइल इकोसिस्टम इज इनसफिशिएंट इफ सराउंडिंग एरिया आर डिग्रेडेड। मतलब जो आप अगर मेन कोर एरिया को बचाना चाहते हो तो थोड़ा सराउंडिंग एरिया को भी क्या करना पड़ेगा सर, प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। रेगुलेटेड एक्टिविटीज, एक्टिविटी रेगुलेट होगी। डिक्लेरेशन प्रोसेस, प्रोसेस क्या है सर डिक्लेरेशन का, यूजुअली डिक्लेरेशन इन्वॉल्व साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ द इकोसिस्टम सेंसिटिविटी ब्ला ब्ला ब्ला। असेसमेंट होगा, स्टेट लिखेगा, सेंट्रल घोषित करेगा। दिस इज हाउ वर्क्स थिंग्स वर्क। ठीक है, ठीक है, एनजीटी हो गया, ये हो गया, बस और क्या है। 2010 में एनजीटी बना है सर, 1986 लीगल फाउंडेशन है इसकी। हाँ नहीं, इसकी लीगल फाउंडेशन तो 2010 का ही एक्ट है, ठीक है, बट ये इससे भी जुड़ा हुआ है। 3 कोर प्रिंसिपल है वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले, ठीक। आंसर नहीं दिख जाए तुमको, करो इसको। उधर नहीं देखना है, देख रहा साहू जी, उधर नहीं देखना है बोल रहा हूं तो उधर ही देख रहे। एक बार देखा था। हो गया, क्या आया, ए है। हाँ तो ठीक है, मेजोरिटी सही होती है हमारी क्लास में। एक और क्वेश्चन, ये तो और सिंपल है सर, ये तो बहुत सिंपल है, काफी सिंपल है। पीवीटीजी जानते हो, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, देखो ट्राइब्स के अंदर भी क्या होता है ना, कुछ ऐसे ट्राइब्स होते हैं जो रिलेटिवली ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। वल्नरेबल मतलब वो उनके कल्चर को लेकर, पर्टिकुलर तो सब है बट उनको ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, नहीं तो उनको असिमुलेट कर लेंगे सर अदर कल्चर्स। तो उनको एक कैटेगरी दी जाती है पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। पहले इनका नाम अलग था, अभी पीवीटीजी ही कहते हैं। हिस्टोरिकल सेंसस एन्यूमरेशन क्या बात कर रहा है ये, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स डिसीजन टू एन्यूमरेट पीवीटीजी सेपरेटली फॉर द फर्स्ट टाइम इन द अपकमिंग सेंसस रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। नो डाउट अगर पीवीटीजी को अलग से एन्यूमरेट करेंगे बेटर पॉलिसीज बना सकते हैं सर। ठीक है, इंडियाज मोस्ट वल्नरेबल कम्युनिटीज, पीवीटीजीज आर सब क्लासिफिकेशन विद इन एसटीज, एसटीज के अंदर है। Identifying the most vulnerable among the already disadvantaged tribal population. PVTG category recognize that while all ST face developmental challenge, certain groups face extreme vulnerabilities requiring special intervention. Getting it, sir? Simple है। Pre-agricultural technology. PVTGs typically rely on pre-agricultural subsistence modes, hunting, gathering, primitive cultivation. ठीक है, अब जैसे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ट्राइब्स हैं, अब वो ट्राइब्स में छत्तीसगढ़ में भी है पीवीटीजीज, करीब आई थिंक 70 से ज्यादा पीवीटीजीज हैं। चेंज हो गए होंगे, अभी नंबर बढ़ा होगा, चेंज होगा तो आप चेक करेंगे। एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न 72 पीवीटीजीज थे इंडिया में, बढ़ गए होंगे। शायद नंबर आ जाएगा नीचे। पीवीटीजीज अभी भी क्या कर रहे हैं सर, आप अबूझमाड़ में चले जाओ, वहां पीवीटीजी मिल जाएंगे आपको। वो अभी भी क्या कर रहे हैं सर, बिल्कुल एकदम ग्रामीण और अपना प्री एग्रीकल्चरल, मतलब पुराना हंटिंग गैदरिंग पे ही चल रहे हैं सर, बदलाव किया ही नहीं। आप अंडमान में चले जाओ, वहां पीवीटीजीज मिल जाएंगे आपको, है ना। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन कंटिन्यू क्या हो रही है सर, कम हो रही पॉपुलेशन। एक्सट्रीमली लो क्या है, लिटरेसी है सर। सब्सिस्टेंस इकोनॉमी, सब्सिस्टेंस का मतलब क्या है, ग्रोथ इकोनॉमी नहीं है, सब्सिस्टेंस मतलब खा रहे पी रहे जी रहे, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सर्वाइवल पे काम कर रहे हैं, मतलब एक होता है ना, आप सब लोग सर्वाइवल के लिए कर रहे हो क्या, नहीं आप सब लोग सर्वाइवल तो हो ही रहा है सर, पैसा है उतना के सर्वाइव कर रहे हैं। आप ग्लोरी चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो, ग्लोरी, है ना, आईएएस ऑफिसर बन के रील बनाना चाह रहे हो, है ना, गाड़ी से उतरोगे तो एकदम, है ना,
उन तारे याद विच जदों मैनू वेखेगी, मेरी याद जदों आएगी तो पता लगूंगा, है ना। कहंदी हुंदी सी। रील बनाओगे ना? नहीं बनाओगे रील? झूठ मत बोलो, रील तो बनाओगे। फ्यूचर में पता चलेगा। जैसे ही आईएएस में सिलेक्शन हुआ कुछ दिन बाद तो योर अकाउंट विल बी फ्लडेड विद द रील्स, है ना। टो 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 लाल बत्ती की गाड़ी से उतरते हुए, है ना। लाल बत्ती नहीं मिलती, अब हट गई है। लाल बत्ती एम्बुलेंस में लगती है, बस एम्बुलेंस से उतरना है। ठीक है, लाल बत्ती नहीं लगती। हाँ, पर आगे पुलिस चल रही होगी आपके, तो उनके गाड़ी में लगेगी। पुलिस और एम्बुलेंस में ही लाल बत्ती लगती है, बाकी नहीं लगती कहीं पे, है ना। हाँ। कौन सा वाला? वो डेंजर तो होता है। पीवीटीजी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेपरेट एन्यूमरेशन नीड, क्यों जरूरत है सर? 75 पीवीटीजीज है, मुझे 72 याद थे, 3 बढ़ गए शायद। ठीक है, इंडिया हैज आइडेंटिफाइड 75 पीवीटीजीज, याद रखना ये, अक्रॉस 18 स्टेट्स एंड 1 यूटी। 18 स्टेट्स के अंदर है सर, और 1 यूटी में। और इतना ज्यादा अलग अलग जगह फैले हुए हैं, तो अलग अलग उनकी क्या है सर? डेवलपमेंटल नीड्स भी है। फॉरेस्ट ड्वेलिंग ग्रुप ज्यादा है, जंगल में रहने वाले। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ पीवीटीजीज कुछ नाम है सर, देखो। बिरहोर, झारखंड में नोमेडिक हंटिंग गैदरिंग एक ट्राइब मिलते हैं, कम्युनिटी, बिरहोर। बेगा जनजाति तो छत्तीसगढ़ में भी मिलती है ना, बेगा। हाँ, तो मध्य प्रदेश लिखा है सर, है ना। डोंगरिया कोंद उड़ीसा में है सर। ग्रेट अंडमानीज, सहारियाज राजस्थान में मिलते हैं। ठीक है, सबके नाम याद नहीं रखने ना। हाँ हाँ, पहले इसका नाम क्या था सर? प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप था, पर फिर चेंज करके पर्टिकुलरली वल्नरेबल किया 2006 में। ठीक है, क्योंकि प्रिमिटिव ना एकदम अच्छा वर्ड नहीं है, पॉजिटिव वर्ड नहीं है ना। प्रिमिटिव मतलब एकदम पुराना, प्राचीन, अंधकारवादी, अच्छा नहीं लगता। सेपरेट एन्यूमरेशन से क्या होगा, हमें पता है क्या होगा, है ना। क्या होगा? मेंस में आ सकता है ये सब चीज। क्या बेटर टारगेटेड इंटरवेंशन कर पाओगे, बेटर पॉलिसी, इन्फॉर्म पॉलिसी मेकिंग हो पाएगी। पीएम जनमन एंड डेटा ड्रिवन वेलफेयर। ठीक है, एक स्कीम चलती है पीएम जनमन, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, जनमन, जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जनमन। ठीक है, ये पीवीटीजीज के लिए है सर। हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, कनेक्टिविटी। ठीक है, ये मेंस के लिए, प्री में ज्यादा कुछ है नहीं इसमें से। पीवीटीजीज पर ध्यान रखना आप, कितने हैं? 75 है ना। और 2006 में नाम चेंज हुआ है, 1975 में पहली बार रिकॉग्नाइज हुआ। प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप नाम था पहले, है ना। 18 स्टेट्स और 1 यूटी के अंदर है, ये याद रखना। ये चीज आ सकती है, आएगी तो। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है सर? कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एसटी 342 बट नॉट पीवीटीजीज। संविधान में पीवीटीजीज का डिस्क्रिप्शन नहीं है सर। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रीलिम्स के पॉइंटर है। ठीक है, हर आर्टिकल में प्रीलिम पॉइंटर्स हैं, हर आर्टिकल में, जितने अभी तक पढ़े अपन ने। तो ये बेस्ट है प्रीलिम्स के लिए रिवाइज करने के लिए। 75 है, 18 स्टेट, 1 यूटी, सबसे ज्यादा उड़ीसा में है, ये भी बताया। 13 पीवीटीजी उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में 12, एमपी में 7, ये भी याद रखना। हाईएस्ट पीवीटीजीज कहाँ है सर? उड़ीसा में। आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है? 4 क्राइटेरिया आइडेंटिफिकेशन के, वो भी आप पढ़ना। प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, पहला प्री एग्रीकल्चर लेवल में है सर। लिटरेसी रेट 10% से कम है। डिक्लाइनिंग और पॉपुलेशन स्टेगनेंट है, या तो कम हो रही है या फिर बढ़ नहीं रही है, स्टेगनेंट है। और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है। ये 4 क्राइटेरिया है। नॉमेनक्लेचर की हिस्ट्री वही 75 में रिकॉग्नाइज हुए, डेजिग्नेटेड, 2006 में नाम चेंज हुआ। सेंसस इनोवेशन अभी आप सेपरेटली इन्यूमरेट करने के लिए कर रहे हो। फ्लैगशिप स्कीम इज जनमन, दैट्स इट। इसी में से आएगा, प्री में कुछ आएगा तो। ठीक है, आ गया प्रीलिम्स का।
कहती हुंदी सी चंद तक बना दे तारे ने पसंद मैनू हेठा सारे ला दे उन तारिया दे विच जदों मैनू वेखेगी मेरी याद जदों आएगी तो पता लगूंगा। गाना सही है ना ये, है ना। कहती हुंदी सी चंद तक राह बना दे, सच है। वो मुझसे कहती है कि चांद तक रास्ता बना दो, है ना। तारे ने पसंद मैनू हेठा सारे ला दो, मुझे तारे पसंद है नीचे ले। अच्छा, नासा हमारे चाचा का है, तुम्हारे लिए चांद तारे ले आए। कोई सेंस है इस बात की? पर ये एक्सप्रेशन है, भावनाएं हैं। चांद तारे ला सकते हैं जब तक शादी नहीं हुई हो, मैंने देखा है। वो देखा था एक वीडियो, उसमें बोलती है वो मैं उसी को हार पहनाऊंगी जो वो चांद का टुकड़ा मेरे लिए ले आएगा। और दोनों कूदे भी ऊपर जाके, एक मर गया फिर दूसरे को हार पहना दिया उसने। चांद तो कोई नहीं ला पाया। क्या आंसर? ए है। वेरी नाइस। चलो, इंटरस्टेट ट्रेड एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इसको रीड करेंगे खुद से, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ये कुछ नहीं, तुच्छ है ये। इंटरस्टेट ट्रेड है कुछ नहीं, एक सब कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन बस याद रखना, ये सेल्फ रीड करेंगे, ठीक है। अपन सितंबर तक पढ़ लिए ना, ये सितंबर ही चल रहा है ना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आज क्या है? गुरुवार है, शुक्र और शनि, 20 और 21, 22, 23, 24 नहीं होगा, ठीक है। संडे क्लास लगा दे क्या? पढ़ते नहीं हो तुम लोग, पता है। कोई पुराना स्टूडेंट है क्या यहाँ पे? बहुत पुराना। पुराने स्टूडेंट है वो, 2 साल पुराने स्टूडेंट है। पहले लगती थी संडे को क्लास, पूछो, है ना। लंबी लंबी क्लास लगती थी, पॉलिटी की 6-6, 7-7 घंटे की एक दिन क्लास लगा देते थे हम लोग। टिफिन लेके आते थे ये लोग। अगले दिन आओगी, घर चले जाओगे। अक्टूबर देखें थोड़ा, अरे खत्म करना है, बहुत करंट अफेयर्स पढ़ना है अभी तो, है ना। अभी एक सब्जेक्ट खत्म नहीं हुआ है हमारा, है ना। हिस्ट्री करंट अफेयर्स नहीं होता भैया। हिस्ट्री का कौन सा करंट अफेयर होता है? अभी तो बोले आप हिस्ट्री कब चालू होगा। अच्छा, सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, हिस्ट्री कब चालू होगा? नहीं, अभी कुछ दिन तो ही चलने वाला है। ये खराब लग रहा है तो फिर FCRA सर, देखो इसके अंदर ना कितने आर्टिकल्स हैं? 3 और 2 5, 3 और 2 5, 10 आर्टिकल्स हैं। बड़ा है ये, पर इंटरेस्टिंग आर्टिकल है सारे के सारे। पहला आर्टिकल है FCRA 2010। FCRA क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं, उधर तो अपन ऐसे उड़ जाएंगे, समझ लो उसको। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इंडिया में इसके पहले 1974 में एक्ट आया था FCRA, ठीक है। क्या होता है ये कि भारत में अगर कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंस्टीट्यूट जो है, अगर वो NGO फॉरेन के किसी ऑर्गेनाइजेशन से या फॉरेन से फंडिंग रिसीव करना चाहता है तो वो डायरेक्टली ऐसे रिसीव नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? अगर कोई NGO या कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में फॉरेन से फंडिंग रिसीव करना चाहते हैं तो डायरेक्टली रिसीव नहीं कर सकते सर। उनको रिसीव करने के लिए उस NGO को, उस सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है सर। और वो रजिस्ट्रेशन जिस एक्ट के अंडर होता है वो एक्ट ये है सर, FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट। ये एक्ट पहले 1974 में बना था, उस एक्ट को रिप्लेस कर दिया 2010 के एक्ट ने, क्योंकि पुराने एक्ट में इतने स्ट्रिंजेंट प्रोविजन नहीं थे सर। डन। अब इस बात को ध्यान से समझ लो क्या क्या है इसके प्रोविजन। यहाँ 2 बातों को डिस्क्रिमिनेट कर लेना। पहला, अगर कोई इंडिविजुअल, एग्जांपल के लिए मैं कल को यूनाइटेड नेशंस में चला गया सर जॉब करने, तो जाऊंगा ही मैं, ठीक है। अब मैं UN में जॉब कर रहा हूँ सर,
अंडर सेक्रेटरी हूँ वहां पे, समझ रहे हो। अब मेरी तनख्वाह अच्छी है सर, यूएन अंडर सेक्रेटरी, समझ रहे हो, वहां की यहाँ में जोड़ेंगे तो 8-9 लाख रुपए 10 लाख रुपए महीने की तनख्वाह होती है ना, वहां वाला और डॉलर कन्वर्ट करोगे तो। अब मैं सारा थोड़ी खर्च कर दूंगा, मैं यहाँ अपने घर पे पैसा भेजूंगा। यहाँ घर पे कोई रिसीव करेगा सर, मेरे फादर करेंगे, मदर करेगी, और कोई मेरे फैमिली मेंबर्स करेंगे। जब मैं एक इंडिया का सिटीजन हूँ, मैं फॉरेन में जॉब कर रहा हूँ, और मैं वहां से अगर अपनी फैमिली को पैसा भेजता हूँ, इसको कहते हैं रेमिटेंस। क्या बोलते हैं? रेमिटेंस। ये रेमिटेंस इसमें कवर नहीं होता, ध्यान रखना। रेमिटेंस आप भेज सकते हो अपनी फैमिली को, उसके लिए आपके घर वालों को एफसीआरए के अंडर खुद को रजिस्टर करवाना जरूरी। रेमिटेंस कैन बी सेंड। सेकंड, इन्वेस्टमेंट इसमें कवर नहीं होता, ठीक है। अगर कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और आप रिसीव कर रहे हो मनी, या फिर आप पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहे हो किसी कंपनी के शेयर में और उसमें आप मनी रिसीव कर रहे हो, वो भी इसके अंडर नहीं आता, उसके लिए अलग रेगुलेशन है सर, ठीक है। तो बिजनेस के रेगुलेशन इसके अंदर नहीं आते हैं और रेमिटेंस इसमें नहीं आता है। डन सर। इसके अंदर आते हैं जब कोई एनजीओ या कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना काम करने के लिए, एग्जाम्पल के लिए इंडिया में एक एनजीओ है, ठीक है, और वो बच्चों के लिए काम कर रहा है, जिद एनजीओ है सर छत्तीसगढ़ में, है ना, वो बच्चों के लिए काम कर रहा है, या कहीं भी कहीं सफाई कर रहा है, सिविल सोसाइटी में पढ़ाता है बच्चों को, ठीक है। बिलासपुर में था तो मैं भी जुड़ा हुआ था, मैं भी गया एक बार बस्ती में पढ़ाने बच्चों को, बच्चों ने मुझे पढ़ा दिया मैं उन्हें नहीं पढ़ा पाया, बच्चों ने मुझे पढ़ा दिया। ए मास्टर तोला कुछ नहीं आते, मैं बताता हूँ तोला बिलासपुर की बात है, हाँ हाँ, ठीक। कुदूदंड गया था, बिलासपुर में एक जगह है कुदूदंड, है ना, कुदूदंड के आगे एक बस्ती है, उधर गया था मैं पढ़ाने, तो लड़का पिचका मुझे पढ़ा दिए कि ए तोला कुछ नहीं आते रे, मैं बता तू तोला, मैंने कहा हाँ बताऊं, ठीक है। तो पहले मैं पढ़ा रहा था, फिर वो मुझे पढ़ा रहे थे, ठीक है। वो दिन है, फिर मैंने कहा नहीं मेरे को दूसरा काम दे दो, मैं झाड़ू लगा लूंगा कहीं। भाई एनजीओ में सारे मल्टीपल काम रहते हैं ना, उन्होंने मेरे हिसाब से काम दिया, उन्होंने बोला आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, आप जाइए वहां, आप वहां पढ़ाइए बच्चों को, ठीक है। और मैं इंटरेस्टेड भी था पढ़ाने में, मुझे क्या पता उधर अलग जानकारी चल, उधर गणित अलग चल रहा है, वो मुझे पढ़ा दिए। तो फिर मैंने कहा नहीं मेरे को दूसरा काम दे दो, मैंने कहा मैं स्टेडियम में झाड़ू लगा लूंगा, बट वहां पढ़ाने मत भेजो मेरे को। अगले दिन उन्होंने जेन्युइनली मेरे को सफाई करने भेज दिया अरपा की। फिर अरपा नदी में हम सफाई कर रहे थे वहां, हाँ समझ रहे, हाँ सीपत चौक से नीचे रास्ता जाता था वहां से, है ना, जल खुंबिया इकट्ठी कर रहे थे इधर आओ। तो एनजीओ जैसे कोई बच्चों के लिए काम कर रहा है, कोई किसी सिविल सोसाइटी में किसी और चीज के लिए काम कर रहा है, देयर मल्टीपल थिंग्स, कोई डेस्टिट्यूट्स के लिए काम कर रहा है, कोई डिफरेंटली एबल्ड के लिए काम कर रहा है, कोई एजुकेशन में काम कर रहा है, कोई हेल्थ केयर में काम कर रहा है, उनको नो डाउट फंडिंग चाहिए, गवर्नमेंट से उनको फंडिंग मिलती है, पर कई सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो एनजीओस को फंडिंग देती है, ठीक है। उस एनजीओ को अगर फंडिंग, कोई एनजीओ अच्छा काम कर रहा होगा तो कोई फॉरेनर भी तो फंडिंग कर सकता है कि अच्छा काम करता है सर। बिल गेट्स, मिलिंडा एंड बिल गेट्स एसोसिएशन फंडिंग कर सकती है, बहुत सारे लोग फंड कर सकते हैं। इस फंड को अगर आपको रिसीव करना है तो आपको गवर्नमेंट के पास क्या करना पड़ेगा सर? अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और ये एक्ट इंप्लीमेंट करती है भारत के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भारत सरकार का गृह मंत्रालय। कौन देखता है सर? गृह मंत्रालय। इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात एक और है कि एक बार अगर आपका एनजीओ रजिस्टर्ड हो गया तो आपको कितना पैसा मिल रहा है उसका पूरा अकाउंट आपके पास होना चाहिए। आप कहां उसको खर्च कर रहे हो, सब चीज आपके पास क्या होनी चाहिए? प्रॉपरली होनी चाहिए सर। वो गवर्नमेंट चेक कर सकती है कभी, और आपको डिटेल देनी भी पड़ती है गवर्नमेंट को पहला। दूसरा बात यह है कि इसका रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए ही मान्य रहता है। 5 साल बाद ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? एक्सपायर हो जाता है। आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा, क्या करने के लिए? कंटिन्यूसली फॉरेन फंडिंग रिसीव करने के लिए। इसीलिए अभी रिसेंटली ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी गृह मंत्रालय ने एक नोटिस निकाला है और एनजीओस को कहा है कि भैया जिन जिनका रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है उनके 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं, वो सारे जो हैं अभी अपना क्या कर लें सर? 4 महीने पहले, मतलब अगर 4 महीने बाद 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं तो अभी से आप रिन्यूअल के लिए क्या कर दें सर? मंत्रालय को में अप्लाई कर दें सर, क्योंकि 4 महीने 2-3 महीने का प्रोसेस लगता है रिन्यू होने में। और अगर आप पूरा एक्सपायर होने के बाद अप्लाई करेंगे तो 3-4 महीने क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, और आप उस 3-4 महीने में किसी तरीके की फॉरेन फंडिंग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, और दूसरा जो फंडिंग आपके पास ऑलरेडी होगी उसको भी आप खर्च नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये भी है रूल कि अगर आपका क्या हो गया सर? एक्सपायर हो गया
लाइसेंस, मतलब जो FCRA के अंदर आपको क्या मिला है, लाइसेंस मिला है, तो आप फिर क्या नहीं कर पाएंगे सर, जो पैसा ऑलरेडी अवेलेबल है उसको भी खर्च नहीं कर पाएंगे और फॉरेन से रिसीव तो नया कर नहीं पाएंगे। इससे एक नुकसान और हो सकता है कि जो फॉरेनर कंपनी या जो भी आपको फंड दे रहा है उसके साथ भी आपका ट्रस्ट बिल्ट नहीं हो पाएगा। वो कहेगा यार इसका तो लाइसेंस ही क्या हो गया सर, कैंसिल हो गया, तो वो फ्यूचर में फिर कभी आपके साथ शायद संबंध नहीं बनाए, आपको फंडिंग नहीं करे। तो उन सब NGOs को कहा है कि पहले से आप क्या करवा लो सर, अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो, रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन डाल दो 4 महीने पहले। ये हुआ है अभी, ठीक है सर। ये आपका FCRA एक्ट है 2010 का, 74 वाले को उसने क्या कर दिया सर, रिप्लेस कर दिया। चले इसको पढ़ लें क्या, पहले एक एक को पढ़ते पढ़ते चलते हैं कि सारे एक साथ पढ़ लें, पढ़ते पढ़ते चलते हैं, जल्दी समझ में आता है, ठीक है। FCRA, Ministry of Home Affairs has directed NGOs to apply for renewal of FCRA registration at least 4 months before its expiry to ensure continuity in receiving foreign funds। आगे समझ, 4 महीने पहले कर दो ताकि क्या हो सर, कंटिन्यू आपको पैसा मिलता रहे। अब मुझे बताओ कि क्यों NGOs या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को फॉरेन से मिलने वाले फंड को रेगुलेट करने की जरूरत है, मतलब FCRA को क्यों बनाया? फॉरेन से कोई पैसा दे रहा है तो अच्छी बात है ना, क्या दिक्कत है, उसको रेगुलेट करने की जरूरत क्यों है? इसका मिसयूज हो सकता है सर, हो सकता है कोई किसी NGO को इस तरीके से फंड करे कि वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए कर दे, है ना, देश की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के अगेंस्ट आ जाए सर, कोई राइट्स चैनलाइज करने के लिए कर लें, इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए करें, इसीलिए रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है सर। टू रेगुलेट द एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, एक्सेप्टेंस भी चेक करेगा वो और यूटिलाइजेशन भी, कि वो पैसा कहाँ यूटिलाइज कर रहे हो, है ना। एक्सेप्टेंस बस चेक करेगा, यूटिलाइजेशन नहीं करेगा तो भी गड़बड़ हो जाएगी, है ना, ठीक है। 1976 का एक्ट था पहले वाला, मैं 74 बोल रहा था, 76 का है, उसको रिप्लेस कर दिया 2010 वाले ने, अभी 2010 वाला है सर, ठीक है। और इसका मेन एम क्या है सर, मेन एम है आप कोई भी फॉरेन फंडिंग जो है वो इंडियन एंटिटीज डू नॉट एडवर्सली अफेक्ट द सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड इंटरनल सिक्योरिटी और द पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, ये सब इंपैक्ट नहीं होने चाहिए, वो ध्यान रखना है। क्योंकि गृह मंत्रालय, इंटरनल सिक्योरिटी कौन देखे, गृह मंत्रालय, नेशनल सिक्योरिटी देखेगा, ट्रांसपेरेंसी देखेगा और पानी नहीं है, मैं ला रहा हूं, बैठो। 4 महीने पहले एक गलती हुई थी हमसे, नहीं मैं ला रहा हूं, बैठो बैठो। उस गलती का हट जाना ये है कि हमें पानी लेने जाना पड़ता है। पानी है क्या उसमें? AC को भी लग रहा है शायद कि मैं प्यासा हूं, वो भी पानी दे रहा है, एयर कंडीशन समझता है। माइक लेके चला गया था मैं, ये गलती हो जाती पता है, अभी तो फिर भी ठीक है, पिछली क्लासेस में जब शुरू में मैं आया था नया नया, तो मेरे को याद नहीं रहता था कि माइक लगा हुआ है, एक बार घर ले गया था। पत्नी बोलती ये क्या है जी। और यहाँ तो नॉर्मली मैं कभी वॉशरूम जाता था तो ले जाता था, है ना, और कभी कभी उधर मैं बात कर रहा हूँ और इधर सब बच्चे सुन रहे, ऑनलाइन वाले सब सुन रहे उधर, है ना, क्या बात कर रहे हैं उधर, एक बार फोन पे बात कर रहा था, ठीक है, पर्सनल बातें सुन ली बच्चों ने, गलत बात है ये। चलो, FCRA के क्या प्रोविजन है? सबसे पहले तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो आप फॉरेन फंडिंग रिसीव नहीं कर सकते। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट देयर ट्रैक रिकॉर्ड, कहाँ पैसा खर्च करे, ट्रैक रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखानी पड़ेगी एंड कमिटमेंट टू एक्टिविटीज इन पब्लिक इंटरेस्ट, तभी आप रजिस्टर हो पाओगे सर। वैलिडिटी पीरियड कितना है सर? 5 साल है। डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जो भी एफसीआरए के अंडर रजिस्टर्ड होगा एनजीओ, उस एनजीओ को दिल्ली का एक एसबीआई है, ध्यान रखना, न्यू दिल्ली में एक एसबीआई बैंक को डेजिग्नेट कर रखा है गवर्नमेंट ने, उसी एसबीआई के अंदर एक अकाउंट खोलना पड़ेगा और उसी अकाउंट में ही फंड रिसीव कर सकते, बाकी पूरे इंडिया में कहीं पर भी रिसीव नहीं कर सकते। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट के लिए ईज होती है रेगुलेट करना, ठीक है। डेजिग्नेटेड एफसीआरए बैंक अकाउंट मेंटेन्ड एट द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली मेन ब्रांच, ठीक है। ट्रैकिंग इजी हो जाती है गवर्नमेंट के लिए। ट्रांसफर प्रोहिबिशन, ये भी इंपॉर्टेंट है सर। 2020 अमेंडमेंट में अभी नया अमेंडमेंट आया, उसमें क्या बोला उन्होंने कि एक एनजीओ जो पैसा रिसीव करता है, वो एनजीओ किसी दूसरे एनजीओ को पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये भी तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। ले रहे हो आप किसी पर्पस के लिए, मैंने चिल्ड्रन वाले के लिए ले रखा है और किसी और एनजीओ जो कि किसी रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उनको दे रहा हूं, तो ये भी अलाउड नहीं। तो एक एनजीओ दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता, ये भी इंपॉर्टेंट है सर। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट सर, एनुअल रिटर्न्स आपको बताने पड़ेंगे, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है ना। दीज रिटर्न मस्ट इंक्लूड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट रिसीट, यूटिलाइजेशन, एसेट क्रिएटेड, जो आपने एक्टिविटीज करी सब बताना पड़ेगा सर। एनफोर्समेंट पावर, ठीक है, अगर आप गड़बड़ करोगे तो एमएचए के पास सस्पेंड और कैंसिल करने की पावर है, सिंपल बात है तो, ठीक है, समझ आया। रिन्यूएबल रिक्वायरमेंट, ठीक है, रिन्यूएबल में क्या होगा, 4 महीने पहले इसलिए ताकि तुमको कंटिन्यू मिलता रहे सर पैसा, है ना। कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैप्स्ड, अगर लैप्स हो गया रजिस्ट्रेशन तो क्या होगा, लीगल प्रोहिबिशन, आप फंड नहीं रिसीव कर पाओगे। सेकंड, प्रोजेक्ट डिसरप्शन, जो काम होगा वो नहीं कर पाओगे। डोनर रिलेशन बिगड़ेंगे आपके, जो पैसा दे रहा होगा। रिस्ट्रिक्शन ऑपरेशन, एग्जिस्टिंग फंड भी यूज नहीं कर पाओगे, समझ गए सर। तो लैप्स होने पे बहुत नुकसान हो सकता है। एफसीआरए के एसेंशियल प्रीलिम पॉइंटर, लेजिस्लेटिव हिस्ट्री 76 2010, 2020 में अमेंडमेंट। एमएचए अथॉरिटी है, रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी 5 साल है सर। कोर ऑब्जेक्टिव वही है सर, पब्लिक पॉलिसी मैटर, नेशनल इंटरेस्ट। प्रोहिबिटेड रिसिपिएंट, हाँ यस इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। सर्टेन कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज आर एक्सप्लिसिटली बार्ड फ्रॉम रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन। कुछ इंस्टीट्यूशंस और कुछ पीपल ऐसे हैं जो कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकते। एग्जांपल, इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फॉरेन से डोनेशन रिसीव नहीं कर सकती, उनको इंडिया में बहुत मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में 10,000 करोड़ है, बताया था ना उस दिन, है ना। कांग्रेस बेचारे 150-200 करोड़ है, 10,000 करोड़ है बीजेपी खाते में, बहुत पैसा है। इंडिया में ही खूब डोनेशन हो जाता है ना। 700-750 करोड़ तो टाटा नहीं दिए हैं। 750 करोड़ टाटा ने डोनेट किया है भारतीय जनता पार्टी को, गजब है ना। हाँ। काफी भरोसा है उनको भारतीय जनता पार्टी पे, टाटा इंडस्ट्रीज को। इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी ने भी टाटा इंडस्ट्रीज को फिर 2 सेमीकंडक्टर प्लांट पे करीब 32,000 करोड़ की सब्सिडी दी है। वेरी नाइस। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, इतना आगे बढ़ रहा है कि अभी एआई समिट हुआ ना दिल्ली में, चल रहा है अभी भी, है ना। पहले दिन तो आपने केओस हो गया वहां पूरा का पूरा, यूपीआई काम नहीं कर रहा था, बहुत सारी चीजें हुई, पेपर में पढ़ा मैंने भी, वहां थोड़ी मिट्टी पलीत हुई देश की। एआई समिट हो रहा है यार, इंटरनेशनल एआई समिट, है ना। पूरे वर्ल्ड के सारे टॉप लीडर्स और फिनटेक इंडस्ट्रीज वगैरह सब लोग आए हैं। और कल वो रोबोट वाला कांड कर दिया मैडम ने, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, है ना। हाँ अरे वो तो आप रोबोट तो वहां पे ये मतलब ये आपने किरकिरी करा दी देश की पूरे। ये इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजर्स को ध्यान देना था ना भाई, अगर कोई वहां पे पार्टिसिपेंट है और वो अपना प्रोजेक्ट दिखा रहा है तो उस प्रोजेक्ट की ओरिजिनलिटी तो चेक करते हैं, है ना। आप किसी चाइनीज रोबोट को अपना प्रोजेक्ट बना के कैसे दिखा सकते हो वहां पे, ये तो इंटरनेशनल लेवल पे मिट्टी पलित हो गई आपकी ऑर्गेनाइजर्स की, है ना। दुखद है ये, काफी दुखद है। और शर्मा जी का बेटा तो 0 पे आउट हुआ ही कल, वो और दुखद है, 3 बार 0, समझ गए। और कैच भी छोड़ा, स्लिप में खड़ा था तो
कल शर्मा जी के बेटे के लिए कुछ, कल नहीं बहुत दिन से बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, अब यूं हो गया है, कोई बात नहीं, फिर से उभरेंगे, है ना, हम होंगे कामयाब। बुरा समय आता है, दिस टू शैल पास, सबका बुरा वक्त आता है। बच्चा टैलेंटेड है, पर अब मारेगा वो, देखना। अब आगे मैच आ रहा है ना, साउथ अफ्रीका और इनसे मारे वो। बताओ, सी हो जाएगा बरोबर? इतना भरोसा है मुझे, तुम लोगों पे भरोसा है पूरा। चलो, द नेक्स्ट आर्टिकल इज यूथनेसिया। यूथनेसिया पता है किसी क्या होता है? हाथ खड़ा करो जिसको पता है, मतलब नहीं पता तो तुरंत बता देते पता होता तो। देखो यूथनेसिया क्या होता है पहले समझो, ठीक है। कोई भी व्यक्ति होता है, उसके जीवन में कभी ऐसी अवस्था आ सकती है एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी वजह से, कि वो वेजिटेटिव स्टेट पे चला जाए। वेजिटेटिव स्टेट का मतलब है कि वो काइंड ऑफ ब्रेन डेड हो गया है, या फिर इस तरीके की स्थिति है कि वो आगे जी नहीं सकता सर, मतलब खुद से नहीं जी पाएगा वो जिंदा रहेगा, लाइक कोमा में चला गया है, जिंदा रहेगा वो, और वो परसिस्टेंटली वेजिटेटिव स्टेट पे आ गया है सर, मतलब उसकी पूरी की पूरी डिपेंडेंस, उसकी लाइफ में कोई डिग्निटी नहीं रहेगी सर, वो फिर ऐसे ही मतलब काइंड ऑफ मरणासन स्थिति में जीवन भर रहेगा सर, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो स्थिति होती है इसको परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट बोलते हैं सर, और इस वेजिटेटिव स्टेट में आपको डिसीजन लेना होता है कि व्हाट शुड बी डन, ठीक है। तो कई बार, एक मैं केस बताता हूं आपको, इंडिया में केस हुआ था अरुणा शानबाग। अरुणा शानबाग एक नर्स थी मुंबई के एक हॉस्पिटल में, 1973 की बात है ये, और उस विमेन के साथ हॉस्पिटल में रेप हुआ और उसके साथ बहुत ज्यादा फिजिकल अब्यूज हुआ। उस वजह से वो उस समय वेजिटेटिव स्टेट में चली गई, उस समय बहुत यंग थी वो, ठीक है। बहुत लंबे समय तक 43 इयर्स तक वो करीब उस वेजिटेटिव स्टेट में रही, हॉस्पिटल में ही, वो हॉस्पिटल ही उसकी केयर कर रहा था कंटिन्यू, ठीक है। कुछ नहीं, वो सिर्फ नली है उसी से सब जा रहा है, वो जिंदा है, बस एक जिंदा लाश की तरह वो है। अब हॉस्पिटल ने विलिंग छोड़ा नहीं कि भाई नहीं, शी मस्ट सर्वाइव, जीना चाहिए उसको, हॉस्पिटल के अंदर ही एक्ट हुआ। तो अब क्या हुआ इसका केस सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट में, अब यूथेनेसिया क्या होता है पहले ये समझो, सॉरी यूथेनेसिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। क्या होता है? इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु, इच्छा मृत्यु का मतलब है कि सामने से व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दे दी जाए सर। अब यूथेनेसिया दो टाइप का होता है सर, यूथेनेसिया दो टाइप का होता है, एक होता है एक्टिव यूथेनेसिया और एक होता है पैसिव यूथेनेसिया। एक होता है एक्टिव। एक्टिव यूथेनेसिया का मतलब है कि वो जो पर्सन जो कि वेजिटेटिव स्टेट में है सर, उस वेजिटेटिव स्टेट के पर्सन को आप एक्टिवली कोई इंजेक्शन या कुछ डोज दे देते हो, और उस डोज को लेकर वो डेफिनेटली क्या हो जाता है सर, उसकी डेथ हो जाती है सर, एंड ऑफ लाइफ हो जाता है। मतलब कोई बीमार है, उस बीमार व्यक्ति को वेजिटेटिव स्टेट में है और आपने एक्टिवली उसको एक लिथार्जिक इंजेक्शन दे दिया, उस इंजेक्शन के बाद वो मर ही जाएगा सर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एक्टिव यूथेनेसिया, मतलब आपने एक्टिवली आगे से इंटरवीन करके सामने वाले के प्राण हर लिए सर, समझ गए? दैट इज कॉल्ड एक्टिव यूथेनेसिया। और एक होता है पैसिव यूथेनेसिया। पैसिव यूथेनेसिया का मतलब है कि कोई पर्सन मान लो वेंटिलेटर पर है, उसको आप मेडिसिन वगैरह दे रहे हो, ब्ला 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 सारा है सर, मतलब आप उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे रखे हुए, है ना। पैसिव यूथेनेसिया क्या होता है कि आप उसका जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है ना, उसको रिमूव कर देते हो, ठीक है, और ऑटोमेटिकली उसकी क्या हो जाती है सर, डेथ हो जाती है। मतलब इसके अंदर आपने एक्टिवली कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम उसको मिल रहा था उसको हटा दिया सर, दैट इज कॉल्ड पैसिव यूथेनेसिया। और एक होता है एक्टिव। एक्टिव में तो आप आगे से उसको कुछ इंजेक्ट करते हो समझ गए सर? ये दो होते हैं यूथेनेसिया। भारत में यूथेनेसिया का कंसेप्ट जो है वो काफी नया ही था सर, ठीक है। 1973 का अरुणा शानबाग का केस था सर, ठीक है, और 2011 में सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया सर अरुणा शानबाग का, ठीक है। अरुणा शानबाग के लिए जो केस गया, उसमें अरुणा शानबाग के लिए यूथेनेसिया की मांग की गई कि उनको यूथेनेसिया देके उनको उनके एंड कर दिया जाए लाइफ को।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा दो बातें। पहला बोला पेसिव यूथेनेसिया जो है ये तो क्या है सर, एक्सेप्टेबल है ही नहीं। सॉरी एक्टिव यूथेनेसिया जो है वो तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं। एक्टिव यूथेनेसिया को तो क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने बोलिया कि भैया किसी को इंजेक्शन देके उसके प्राण हर लेना, इट इज अ कल्पेबल होमिसाइड, इट्स इक्विवेलेंट टू मर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये तो मर्डर है सर, ये तो हम अलाउ कर ही नहीं सकते। तो एक्टिव यूथेनेसिया को तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर क्या बोल दिया, नो बोल दिया। पैसिव यूथेनेसिया को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यस दिस कैन बी डन इन इंडिया। पैसिव यूथेनेसिया किया जा सकता है, ये वाला कि आप एक्टिव लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दो, उसकी डेथ हो जाए, इसको किया जा सकता है। बट इसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये, मैं अरुणा शानबाग केस की बात कर रहा हूं 2011 का जजमेंट, उसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेसिया को क्या किया सर, अलाउ किया कि कर सकते। बट अरुणा शानबाग वाले केस में या अरुणा शानबाग के वाले केस में उन्होंने कह दिया कि इस केस में तो हॉस्पिटल और इनके जो टेक केयर कर रहे हैं इनकी, वो खुद विलिंगली उनको रखना चाह रहे हैं। ठीक है, बात सुना रही है? इसीलिए इस केस में पैसिव यूथेनेसिया को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अरुणा शानबाग वाला जो केस है 2011 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेसिया के कंसेप्ट को एक्सेप्ट कर लिया, बट अरुणा शानबाग के लिए पैसिव यूथेनेसिया को एक्सेप्ट नहीं किया। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। फाइनली 2015 में अरुणा शानबाग की नेचुरल कॉज से ही डेथ हो गई। नेचुरल कॉज से ही उनकी क्या हो गई, न्यूमोनिया से उनकी डेथ हो गई सर 2015 में। ठीक है, अब पॉइंट आता है एक और वो आता है एक एनजीओ है सर, उसका नाम है कॉमन कॉज। कॉमन कॉज एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया सर, ठीक है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इसका वर्डिक्ट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्टिव यूथेनेसिया तो अगेन नॉट अलाउड एंड पैसिव यूथेनेसिया जो है उसकी जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा क्या कर दिया, इजी कर दिया सर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पैसिव यूथेनेसिया अगर किसी को देना है तो इसमें कंसेप्ट होगा लिविंग विल का। क्या होगा कंसेप्ट सर, लिविंग विल। लिविंग विल का मतलब है हर वो व्यक्ति जो भी जिंदा है, वो जब सही है, बिल्कुल चेतना में है, तब वो अपने जीवन के लिए खुद की जीते जी अपनी वसीयत बना सकता है अपने जीवन के बारे में। ठीक है, उस लिविंग विल में वो व्यक्ति लिखेगा कि भैया अगर मैं कभी वेजिटेटिव स्टेट में चला जाऊं तो मुझे यूथेनेसिया दे दे। मतलब वो लिविंग विल है, जब वो जिंदा है तब वो लिखेगा। उस समय भी जिंदा ही रहेगा वेजिटेटिव स्टेट में चला गया तो, पर उस समय क्योंकि चेतना में नहीं रहेगा, इसीलिए उसकी चेतना में जब है तो वो लिविंग विल बना ले सर अपनी। ठीक है, और जिसके पास लिविंग विल होगी फिर उसको पैसिव यूथेनेसिया दिया जा सकता है। पहला तो ये। सेकंड इसमें ये हो गया कि पैसिव यूथेनेसिया देने के लिए एक जो मेडिकल टीम होगी सर, वो प्रॉपरली उसको इन्वेस्टिगेट करेगी और उसका एक प्रक्रिया है सर। मतलब ऐसे नहीं कि किसी को ऐसे ही डॉक्टर बैठे बैठे तुरंत आपको लोग अरे निपटा दो, ऐसा नहीं, इसकी प्रक्रिया है पैसिव यूथेनेसिया की, प्रॉपर प्रक्रिया है। मतलब उसको लीगल तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा डॉक्यूमेंटेशन करके करना पड़ेगा, नहीं तो ओनस किस पे आ जाएगा, डॉक्टर पे आ जाएगा, है ना। अगर उसको लीगल प्रक्रिया से नहीं करोगे तो डॉक्टर पे ओनस आ जाएगा, डॉक्टर मार डारिस है ना, डोकरा मार डारिस ऐसे बोल देंगे, दिक्कत हो जाएगी ना। डॉक्टर ने बंद कर दिया सब सिस्टम, है ना, कुछ इंजेक्शन दे रहा था गड़बड़ कर दिया। तो इस तरीके से इस बात को समझ आ गया सर। अभी करंटली इंडिया में पैसिव यूथेनेसिया अलाउड है बट विथ प्रॉपर प्रोसीजर। ठीक है, लिविंग विल, इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, प्रॉपर प्रोसीजर। और एक्टिव यूथेनेसिया इज कंसिडर एज मर्डर। एक्टिव यूथेनेसिया अलाउड नहीं है सर, है ना। इंडिया में कई जगह कल्चरली ये चीज देखने को मिली है। दक्षिण भारत में सुदूर एक जगह पे केस आया था सर, एक एनजीओ का, एनजीओ ने केस, एक महिला ने केस उठाया था। उसमें क्या करते थे कि जो बहुत बुजुर्ग हो जाते थे, गांव के बुजुर्ग, ठीक है, और उनकी डिपेंडेंसी उनकी वजह से घर वाले और स्ट्रक हो जाते थे, तो उन बुजुर्गों को गांव के सारे लोग मिलके ही मार देते थे। बट उनके मारने का तरीका बहुत अलग होता था। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड तलाई कुत्तल। ठीक है, तलाई कुत्तल इज अ प्रोसेस। तलाई कुत्तल में क्या होता था कि बुजुर्ग लोग को 4-5 जो हट्टे कट्टे नौजवान होते थे वो उनको एक्चुअली नहलाते थे। इट्स अ काइंड ऑफ गिविंग देम अ बाथ,
बट वो बात इस तरीके से दिया जाता था कि वो व्यक्ति उसके बाद मर ही जाता था। ये यूजुअली उन लोगों के साथ किया जाता था जो लोग बहुत कमजोर हैं या उनके ऊपर डिपेंडेंसी है बाकी लोगों की, बाकी लोग उनकी वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं। ये भारत में हुआ है सर, दक्षिण भारत में तलाई कुत्तल इसको, आई थिंक तमिल वर्ड है, ये तमिलनाडु का ही केस है। फिर ये केस है ऊपर गया थोड़ा और फिर कोर्ट वोट ने इस पे क्या किया सर, ये तो मर्डर है यार, है ना। लिथार्जिक इंजेक्शन भी दे देते हैं, ठीक है। तलाई कुत्तल धीरे धीरे कम हो गया तो इंजेक्शन वाला मामला आ गया कि भाई बुजुर्ग है ज्यादा तो इंजेक्शन दे दो तो हरिओम। गलत बात है ना, ये तो ऐसे थोड़ी होता है ना। भाई आप आज मान लो 40 साल के हो और आपको लग रहा है कि आपके घर में कोई व्यक्ति है, आपके बुजुर्ग है ना, और वो जो है वो वेजिटेटिव स्टेट में आ गया है, कोई दादी परदादी या कोई इस तरीके के, और उस वजह से आप घर छोड़ के नहीं जा सकते या इस तरीके का नहीं कर सकते कुछ, है ना। तो सोचो आप भी 6 महीने के थे और घर में ऐसे पड़े रहते थे, वही दादी तुमको खिलाती थी, है ना। वो भी तो नहीं जा पा रही थी ना वाटर पार्क दादाजी के साथ, नहीं गई ना वो भी, कि तुम नहीं जा सकते, इलाइका पिच का ध्यान कौन रखेगा, है ना। वो भी चली जाती और तुम्हारा क्या होता फिर। ये सोचने वाली बात है, संवेदनहीन हो गया है समाज और कुछ नहीं। किस दिशा में जा रहे हैं हम लोग, है ना। तुम्हें नहीं पता चलता, बोलते हैं ना मम्मी को, अरे तो आपको कुछ पता नहीं चलता। अच्छा मम्मी को पता नहीं चलता, सबसे ज्यादा उन्हीं को पता चलता है ना। माता पिता दादा दादी बुजुर्ग घर के जो होते हैं उनके ना डिसीजन गलत हो सकते हैं, उनकी नीयत गलत नहीं होती कभी, ध्यान रखना। डिसीजन गलत हो सकते हैं वो भी आपके दृष्टिकोण में, उनके हिसाब से तो वो ठीक ही बता रहे होते हैं। जीवन के ना पड़ाव होते हैं अलग अलग, एक जीवन का पड़ाव आता है जिस पड़ाव में आप 16 17 साल 18 साल के हो रहे होते हो। उस समय आपको लगता है कि मम्मी पापा ना पागल है, इनको कुछ नहीं आता, ठीक है। क्या पापा मतलब एकदम बेवकूफ वाली बात करते रहते हैं, कुछ नहीं आता, ऐसा लगता है। 18 19 20 3-4 साल लगता है, ठीक है। 5 साल 21 22 के होते हो जब ग्रेजुएशन हो जाती है, उसके बाद लगता है नहीं यार अनुभव काम तो आता है उनका, ठीक है। और जब तुम 25 26 27 28 के हो जाओगे ना, स्पेशली जब शादी के आसपास की तुम्हारी उम्र हो जाएगी या शादी हो जाएगी ना, तब तुमको रियलाइज होगा नहीं यार दे नो एवरीथिंग, उनको सब पता है, उनको सब आता है। ये और अभी नहीं समझ में आएगा आप लोगों को, ये आपकी जब तक वो स्टेज नहीं आएगी तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि जब आप 17 18 साल के होते हो ना तो बहुत रिवोल्यूशनरी विचारधारा के होते हो, है ना। आपके अंदर का लेफ्टिस्ट जागा हुआ होता है हाँ आपके अंदर का वामपंथी जागता है उस समय, कह रहे समझ रहे हो, वो खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं, है ना। जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं है पानी है, काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो कि इसमें व्यर्थ ना हो, कुछ तो उपयोग करो तन का, नर हो निराश करो मन को, होते करते इस तरीके की एक अंदर विचारधारा होती, समाज बदल देंगे, देश बदल देंगे, सब बदल देंगे, ऐसी विचारधारा। ग्रेजुअली धीरे धीरे पता चलता है कि खुद ही ना बदल जाए कहीं, है ना तो धीरे धीरे समझ आता है कि रियलिटी थोड़ी सी अलग है। आई एम नॉट सेइंग कि ये सब नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, पर वास्तविकता में ये सब चीजें करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। मतलब सिर्फ इमोशन के साथ नहीं होगा, ये समझ आ जाता है कि सिर्फ इमोशन से काम नहीं चलेगा, है ना। इमोशंस फिल्मों में चल जाता है ना। फिल्मों में एक हीरो का इमोशन, साउथ की मूवी में समझ रहे हो, 2 गांव लड़ रहे हैं, 200 साल पुरानी लड़ाई है सर, है ना। ओखर परदादा ओला परदादा निपटा दे, है ना, समझ रहे हो। किसी परदादा को निपटाया है, वो उसके परदादा को निपटा दिए, है ना, वो उसकी दादी के लेके भाग गया अलग अलग तरीके की कहानियां हैं सर। गांव में झगड़ा है, 150 साल 200 साल पुराना झगड़ा है ना। और अंदर से एक हीरो निकल के आता है शहर से, और क्यों निकल के आता है, क्योंकि उस गांव की लड़की से प्यार करता है ना। हाँ बस बस, साउथ की मूवी का यही तो प्लॉट है, साउथ की मूवी का मेजर प्लॉट यही है, ठीक है। और वो हीरो जो आता है ना, वो हीरो घर के सारे नाकारा लोगों के अंदर भी जीवन जीने का भाव जोड़ देता है ना। घर का फूफा जो फूफड़ है वो नालायक बैठा हुआ है, कुछ नहीं करता, उसको वो एक डायलॉग बोलता है और पीछे बैकग्राउंड में एकदम दया वाला म्यूजिक बजता है, और फूफड़ को रियलाइज हो जाता है, ओ मैं तो यहाँ फोकट की रोटी तोड़ रहा हूं, मैं तो काम ही नहीं करता। अरे यही बात तो पिछले 20 साल से कह रहे थे घर वाले, वो समझ नहीं आ रही थी। पर
एनटीआर बोल रहा है, जूनियर एनटीआर। समझ रहे हो, बैकग्राउंड में म्यूजिक भी तो बज रहा है, साउंड इफेक्ट भी तो दे रहे हैं, तो एकदम अगले दिन सुबह फूफड़ जो है वो ट्रैक्टर लेके निकल गया है ना, खेतों में काम करने के लिए, और घर वाले सब देख रहे हैं, ओ फिर एकदम करुणा में म्यूजिक बजाना है पीछे, है ना, और घर के सारे लोगों को बदल दिया, पर लड़की का बाप अभी भी नहीं माना है ना। और जैसे ही लड़की का बाप लड़के को बोलता तुम बाहर निकलो, घर वाले सारे विरोध करते हैं, कैसे निकाल दोगे इसको, इसने हमको बदल दिया। लड़की का बाप बोलता ओ दे, ये तो मेरे अगेंस्ट कर दिया मेरे घर वालों को। फिर वो कहता अरे तुम तो मेरी बेटी के लिए परफेक्ट हो, है ना। तो पहले बेटी के लिए उसको चुनते हैं, फिर पता चलता है अरे गांव का भी झगड़ा है, वो भी सुलझाना है। वो गांव के झगड़े को भी क्या करता है, एक थोड़े से मोमेंट में एकदम सबको क्या कर देता है, इमोशनल करके सुलझा देता है। वेरी नाइस, ये तो गॉड है यार, इसको भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पे खड़ा करो, यहाँ सुलझाओ थोड़ा, है ना। वो सुलझाने की बात करेगा, अगले दिन वो होगा, उसकी खबर आएगी। ठीक है, साउथ की मूवीज में ये हो जाता है। समझे सर। तो क्या बात कर रहे थे हम लोग, तलई कुत्तल की बात कर रहे थे, साउथ के अंदर जो होता है। तो पेसिव यूथेनेसिया अलाउड है सर, और बस प्रोसेस है इसका। अरुणा शानबाग केस समझ में आया, इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं आप, याद रखना है केस को। इसमें ना एथिकल इशू है, एक्चुअली एथिकल इशू है, जैसे एबॉर्शन में भी एथिकल इशू है। जैसे कुछ इंडिया में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ एबॉर्शन एक्ट है सर, है ना। 26 वीक्स तक एबॉर्शन जो है वो क्या होता है सर, लीगली अलाउड है इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। यस, अबॉर्शन लीगल है इंडिया में, ठीक है, बस उसकी प्रक्रिया जो है वो थोड़ी सी कम्बरसम है। और स्पेशल केसेस में जब अगर जज्जा बच्चा दोनों को खतरा हो कि भाई बच्चा जो है वो उसके अंदर कुछ मेडिकल इशू है, या इसमें हो सकता है कॉम्प्लिकेशन की वजह से मदर को की लाइफ को भी डेंजर हो जाए, तो ऐसे केस में कोर्ट परमिशन देता है, लीगली अबॉर्शन हो सकता है। सो 26 वीक्स तक अलाउड है। अबॉर्शन को लेकर इंडिया में एथिकल इशू, एथिक्स क्या होता है, राइट एंड रॉन्ग, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। कोई कह रहा है कि भाई मेरे बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग जो लाइफ है वो क्रिएटेड है सर अंदर, वो जिस दिन पता चल रहा है कि प्रेगनेंसी है उसी समय से मैं तो लाइफ मान के चल रहा हूँ, है ना। तो आप अगर अबॉर्शन कर रहे हो तो एक्चुअली यू आर डूइंग मर्डर, वो लाइफ में तो आ गया, मतलब ऐसा मान के चल रहे हैं लोगों का, वो मेरे पाप है उनके दृष्टिकोण में सर, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं सर, अभी तो फीटस फॉर्म नहीं हुआ है, अभी तो 6 महीने बाद तक बेबी नहीं होता है, कुछ होता नहीं, तो उनका अलग टेक्निकल लॉजिक है, तो वो कहते हैं नहीं ये फालतू की बात है। तो कुछ के हिसाब से ठीक है, कुछ के हिसाब से नहीं है। इसके अलावा मेडिकल ग्राउंड्स पे कुछ लोग कहते हैं कि मेडिकल ग्राउंड्स पे नहीं, अगर इशू होने वाला है, अगर बेबी को इशू है सर, पता ही चल रहा है बेबी को कि बहुत बड़ा कोई सिंड्रोम है या इस तरीके का है, लाइफ टाइम बेबी अगर उस सिचुएशन में रहने वाला है, तो बेटर है कि आप अबॉर्ट कर दो। तो कुछ मेडिकल प्रेगमेटिक ग्राउंड्स पे कहते हैं, तो सब अलग अलग ग्राउंड पे, कोई राइट कहता है कोई रॉन्ग। तो जैसे उसके अंदर एथिकल इशू है, इसके अंदर भी क्या है, एथिकल इशू है ना, एथिक्स का इशू है ना, राइट है कि रॉन्ग है। इवन जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनका मेडिकल एथिक्स भी आएगा बीच में, है। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का काम ये थोड़ी है कि भाई किसी को एक्टिव पैसिव यूथेनेसिया देके निपटा दो, उनका तो काम है सर बचाना है, उसको हर स्थिति में क्या करना है, बचाना है। तो यहाँ वापस दो तीन चीजें टकराती है सर, ठीक है। अभी क्यों हुआ है ये न्यूज में, क्योंकि यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम जो है, वहां पे हाउस ऑफ कॉमन ने एक टर्मिनली इल एडल्ट्स एंड ऑफ लाइफ बिल पास किया है, कि वहां पे जो डाइंग लॉज है उनको बदला गया है सर, तो इसीलिए वापस न्यूज में आया है। अंडरस्टैंडिंग यूथेनेसिया डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीन द गुड डेथ, है ना। इंपॉर्टेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंडर इसको रिकॉग्नाइज किया कि अगर कोई वेजिटेटिव स्टेट में है तो उसकी तो लाइफ में लिबर्टी तो ही नहीं है, डिग्निटी कहाँ है उसकी लाइफ में, वो तो बस जी रहा है। तो आर्टिकल 21 तो राइट टू लाइफ लिबर्टी कह रहा है, डिग्निटी की बात कर रहा है, और डिग्निफाइड डेथ भी होनी चाहिए सर, ठीक है, डेथ भी डिग्निफाइड है, वो भी जरूरी है। एक्टिव यूथेनेसिया पता चल गया ना, डायरेक्ट एक्शन। पैसिव यूथेनेसिया मींस विदहोल्डिंग और विड्रॉइंग द लाइफ सस्टेनिंग मेडिकल ट्रीटमेंट। लीगल पोजीशन ऑफ यूथेनेसिया इन इंडिया क्या है सर, लीगल पोजीशन, एक मिनट, इंपॉर्टेंट बात, कोई कानून नहीं बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से ही चल रहा है, सरकार ने कोई कानून नहीं बना रखा है यूथेनेसिया पे, ये किस पे चल रहा है, सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पे चल रहा है। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें अरुणा शानबाग वाले केस का डिस्क्रिप्शन मुझे नहीं लग रहा होगा, शायद नहीं है, हाँ नहीं है, तो अरुणा शानबाग वाला केस आप खुद से पढ़ लेना, समझा तो दिया है। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट टू डाई विद डिग्निटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21,
ठीक है, मतलब आप गरिमामय मृत्यु प्राप्त करें, ये भी आपके जीवन का राइट टू लाइफ है सर, आर्टिकल 21 के अंदर। ठीक है, द कोर्ट रिकॉग्नाइज दैट द राइट टू लाइफ इंक्लूड द राइट टू लिव विद डिग्निटी and by extension the right to die with dignity when life becomes unbearable due to terminally illness or the persistent vegetative state sir, है ना, उस परिस्थिति में दर्द भी होता है ना, पेन भी होता है, कई लोगों को बॉडी में बहुत पेन भी हो रहा है, अनबियरेबल पेन है सर। The judgment made several crucial determination. Passive euthanasia was declared legal in India. सुप्रीम कोर्ट ने बोला passive euthanasia legal है सर, स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दे दी। Individuals were granted the right to make an advance medical directive that is living will. आप living will बना सकते हैं सर, expressing their wish to refuse life prolonged treatment in case of terminal illness. तो आप अभी क्या बना सकते हो सर, अपनी लिविंग विल बना सकते हो। प्रॉपर्टी तो है नहीं अभी, तो क्या विल बनाओगे, तो ये वाली बनाओ कम से कम। प्रॉपर्टी जब आएगी तो विल बनाएंगे, है ना, यही प्रॉपर्टी अपनी शरीर ही, है ना। पहला सुख निरोगी काया, डिटेल प्रोसीजर वर एस्टेब्लिश फॉर एग्जीक्यूटिंग लिविंग विल्स, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, 2023 में इस प्रोसीजर को और थोड़ा क्या किया गया, सिंप्लीफाई किया गया, बट अभी भी जो पूरा मेडिकल टीम का परमिशन वगैरह सब लेना पड़ता है सर। आगे समझ, एक्टिव यूथेनेसिया अभी भी क्या है सर, इलीगल है, कल्पेबल होमिसाइड है सर। कल्पेबल होमिसाइड मतलब ये मृत्यु के कारण माना जा रहा है, मतलब आप मौत ही दे रहे हो सामने वाले को। ठीक है, की प्रीलिम्स पॉइंटर, पैसिव यूथेनेसिया डन, लीगल स्टेटस सुप्रीम कोर्ट कॉमन कॉज, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस आर्टिकल 21, कंसेंट मैकेनिज्म लिविंग विल, मेडिकल सेफगार्ड मेडिकल बोर्ड प्रोसेस करता है उसको, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ लिविंग विल, प्रोहिबिशन ऑन एक्टिव यूथेनेसिया दैट इज नॉट अलाउड। ठीक, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। क्वेश्चन नहीं था इसमें, क्वेश्चन आएगा नीचे एंड में होगा, नहीं तो। हाँ, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, शक्लें तुम्हारी कुछ और बता रही, घड़ी देख रहे हो, नहीं देख रहे हो। Finance Minister stated that government intended to amend this civil liability for the Nuclear Damage Act as deliberation continued on enabling private sector participation in the nuclear power generation in India. अभी पढ़ेंगे, एक शांति बिल आया है, ठीक है, सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी का एक एक्ट आया है, वो अभी अपन पढ़ेंगे पॉसिबली नेक्स्ट वीक में बजट के अंदर, बजट और सर्वे पढ़ने वाले हैं अपन। ठीक है, देखो क्या होता है ना कि अगर आप न्यूक्लियर जो प्रोडक्शन कर रहे हो और न्यूक्लियर प्रोडक्शन से अगर कहीं पे किसी भी तरीके का डैमेज हो रहा है सर सराउंडिंग में, तो इस डैमेज के लिए जो लायबिलिटी है उसको कवर करने के लिए एक्ट है सर, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज। ठीक है, प्रोवाइड्स अ कंप्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क फॉर कंपनसेशन टू विक्टिम्स इन केस ऑफ न्यूक्लियर इंसिडेंट एंड एस्टेब्लिश क्लियर रूल फॉर फिक्सिंग लायबिलिटी फॉर द न्यूक्लियर डैमेज। तो न्यूक्लियर एक्सीडेंट अगर होता है और उससे आसपास डैमेज होता है तो क्या आपके कंपनसेशन के रूल्स रेगुलेशन रहेंगे और लायबिलिटी किस पर जाने वाली है, ये बताता है ये एक्ट। द एक्ट रिप्रेजेंट इंडियाज एफर्ट टू अलाइन इट्स डोमेस्टिक न्यूक्लियर लायबिलिटी रिजीम विद द इंटरनेशनल कन्वेंशन, की इंटरनेशनल रूल्स के साथ हम जाएं। ठीक है, the legislation was enacted following India's civil nuclear cooperation agreement with various countries and its commitment to joining international nuclear liability convention seeks to balance multiple objectives, ensuring swift and adequate compensation for the victim, providing legal certainty to nuclear operations suppliers and facilitating the growth of India's nuclear energy sector. यूजुअली 2005-6 के बाद इंडिया की जो यूएस के साथ न्यूक्लियर डील हुई थी, उसके बाद से कंटिन्यूस इंडिया में करीब 8 न्यूक्लियर प्लांट्स हैं। ठीक है, आप पढ़ेंगे ये एनर्जी वाले चैप्टर में, है ना। तो अगर कहीं पर किसी में कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है और डैमेज होता है, उसकी लायबिलिटी के लिए ये एक्ट है, इस बात पे क्लैरिटी रखना। ठीक है सर। विक्टिम प्रोटेक्शन, इंश्योर प्रॉम्प्ट कंपनसेशन, लायबिलिटी असाइनमेंट डिफाइंस ऑपरेटर्स ऑब्लिगेशन, जो ऑपरेट कर रहा है प्लांट को उसके ऊपर लायबिलिटी आएगी। इंटरनेशनल अलाइनमेंट, ग्लोबल रिजीम के साथ हम मिक्स करते हैं। ठीक है, की प्रोविजन, ऑपरेटर्स स्ट्रिक्ट एंड एक्सक्लूसिव
लायबिलिटी, जो ऑपरेटर है सर, जो उस पर्टिकुलर प्लांट को देख रहा है उसके ऊपर लायबिलिटी आएगी पूरी की पूरी सर, है ना, कि उसके ऊपर डैमेज जो भी होगा वो क्या करेगा, कंपनसेट करेगा, और लीगल लायबिलिटी भी आएगी उसके ऊपर। मैक्सिमम लायबिलिटी कैप्स, ऑपरेटर्स लायबिलिटी कैप, मैक्सिमम लायबिलिटी ऑफ द ऑपरेटर इज फिक्स्ड एज द 1500 करोड़ फॉर एनी सिंगल न्यूक्लियर इंसिडेंट। ये मैक्सिमम लायबिलिटी यहां तक जाएगी सर। गवर्नमेंट लायबिलिटी 1500 करोड़ तक की है, ब्ला ब्ला ब्ला। राइट टू recourse section 17 controversial provision, this is most distinctive and contentious feature of India's nuclear liability. Under section 17 the operator has a right to seek compensation from the supplier if the nuclear incident occurs due to employee which includes supply equipment। हाँ, ये सप्लायर वाला है कि जो ऑपरेटर है जो न्यूक्लियर पावर के न्यूक्लियर प्लांट को ऑपरेट कर रहा है, उसको अगर इनपुट में जो वो इक्विपमेंट्स यूज कर रहा है, अगर उन इक्विपमेंट की वजह से उस ऑपरेशनल एस्पेक्ट में कुछ गड़बड़ हुई है, तो वो जो सप्लायर है जो उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का, वो उससे क्या कर सकता है सर, डैमेज लायबिलिटी, मतलब उसके ऊपर भी लायबिलिटी शिफ्ट कर सकता है कि भैया मैं आपसे भी लूंगा सर, क्योंकि आपके इंस्ट्रूमेंट या आपके इक्विपमेंट जो है वो अप टू द मार्क नहीं थे। ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोविजन है, ठीक है। न्यूक्लियर डैमेज क्लेम्स कमीशन, ये गवर्नमेंट कमीशन बनाती है सर अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो, ठीक है। ये एडहॉक कमीशन है, जब जरूरत हो तो बनता है। स्कोप एंड कवरेज, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, मटेरियल, ब्ला ब्ला ब्ला, ये मोस्टली तो क्लास का टॉपिक है न्यूक्लियर वाला। अमेंडमेंट इज बीइंग कंसीडर्ड, अभी अमेंडमेंट में क्या चेंज कर रहे हैं वो सर, अभी चेंज किया नहीं है ना, गवर्नमेंट ने सिर्फ एक क्या लाया है सर, एक रेजोल्यूशन लाया है कि हम इसके अंदर बदलाव करेंगे। अब होता क्या है ना, मोस्टली न्यूक्लियर के प्लांट जो आते हैं, पावर प्लांट के जो इक्विपमेंट्स आते हैं वो फॉरेन कंट्रीज से आते हैं, और फॉरेन कंट्रीज सप्लाई भी करती है, और उसके बाद उनके ऊपर अगर वो भी जाएगा सर। अगर आपको क्वालिटी कंट्रोल देखना है तो प्राइमरीली देख लो सर पहले ही, बाद में अगर आप ऑपरेशनल एस्पेक्ट आपका बिगड़ता है और आप अपनी लायबिलिटी अगर उन पर शिफ्ट करोगे, तो फिर ये थोड़ा डिसइंसेंटिवाइज करेगा इंडिया के न्यूक्लियर सेक्टर को, कि जो सप्लायर्स हैं वो फिर लायबिलिटी उनके ऊपर आएगी अगर डैमेज की, तो वो फिर कहेंगे अरे यार इस कंट्री में तो लायबिलिटी आती है, सप्लाई मत करो, किसी और देश को बेचेंगे। मतलब कहीं ना कहीं इससे डिसइंसेंटिवाइज होगा इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर। समझ में आ रहा है? तो इस प्रोविजन में शायद ये बदलाव करने के लिए गवर्नमेंट ये चीज सोच रही है, ठीक है सर। इसी से जुड़ा है ईयर ऑफ इनेक्टमेंट और ये सारी चीजें याद रखेंगे। सरोगेसी इन इंडिया, इसको अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सरोगेसी जानते हो? हाय मेरी परम 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 सुंदरी, मूवी देखिए? सरोगेटी तो होती है वो, नहीं देखी? क्या नाम है मूवी का? मिमी। हाँ मतलब ऐसा ही है कुछ। वो उसमें वही तो होती है सरोगेटी, किराए की कोख सरोगेसी, ठीक है। उसमें आप किसी अन्य कपल के बेबी को अपने कोख में कैरी करते हैं, दैट इज सरोगेसी। अरे ये ना, ये चलता था, ये बहुत पहले चलता था, 2 साल पहले। इसका क्या हुआ ना, इसका वायरिंग सब पीछे है, पीछे ना खुला खुला है, तो उधर पीछे क्या होता है कि इसका वायर चोरी करके ले जाते हैं। 2 बार चोरी हो गया, फिर इसको ठीक नहीं कराया, फिर नया। क्यों सर? इसका वायर चोरी हो जाता है ना, इसीलिए इसको ठीक नहीं कराते। पीछे पीछे
चलिए तो हो गया।